हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम थर्मल कंडक्टिविटी और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देखो थर्मल कंडक्टिविटी है क्या कि हीट फ्लो जो होती है हमारी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। देखो जैसे हम इसमें एक क्यूब लें, जैसे एक क्यूब हम यहाँ पर बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक। तो इससे आपको जो है ना क्लियर हो जाएगा जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो देखो जैसे ये हमने एक क्यूब बना दिया, ठीक। इसमें हमने कहा कि यहाँ पर इस पार्ट का एरिया, या ऐसे करो ये वाला जो एक एंड है इसका, ये वाला हमने कहा हॉट है, ठीक है। और ये वाला जो एंड है इसका, ये कैसा है, कोल्ड है, ठीक है। इस तरीके से समझ लो। इतने पार्ट का जो एरिया है वो हमने क्या बोल दिया, ए एरिया है। और इसकी जो लेंथ है या हम थिकनेस बोल दें, वो कितनी है इसकी, एक्स है ये वाली, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर हो रही है तो इसे लेंथ कह लो, डिस्टेंस कह लो, थिकनेस कह लो इसका, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। और हीट ट्रांसफर हो रही है इस तरीके से, क्यू से हम किससे लिखते हैं, हीट। क्लियर, बताओ। अब जो हीट फ्लो है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। देखो जो हीट जो है डिपेंड करता है, यहाँ मैं ब्लू पेन यूज़ करता हूँ। देखो जो हीट फ्लो है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका एरिया पे, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। क्लियर। अब देखो एरिया अगर छोटा है, कोई चीज़ छोटी है, जैसे मान लो रोड का एग्जांपल दो, ये मान लो इसका एरिया इतना है और एक रोड का एरिया इतना है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है जो जगह बड़ी है, ज़्यादा खुली है, तो वहाँ से ज़्यादा हीट जाएगी, और जो कम जगह होगी वहाँ से कम हीट जाएगी। तो एरिया पे डिपेंड करती है हीट फ्लो, ठीक है। दूसरा जो हीट फ्लो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे। टेम्परेचर डिफरेंस जैसे मान लो यहाँ का T1 टेम्परेचर है और इधर का ये T2 टेम्परेचर है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 होगा, ऑब्वियस होता है हॉट का ज़्यादा होगा और कोल्ड का कम होगा। अब देखो ये चीज़ कैसे हम कह रहे हैं, मान लो एक एंड जो है मान लो 100 डिग्री है, ठीक है, और एक 0 डिग्री है, ठीक। और दूसरी जो रोड है आपके पास, मान लो इस तरीके से, एक में 1000 डिग्री है एक एंड और एक 0 डिग्री है। तो बताओ किस में ज़्यादा होगा ट्रांसफ़र, हीट किस में होगी, इसमें होगी, कि जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है यहाँ जल्दी जाएगी हीट, ठीक है। क्लियर है। अब ये चीज़ क्लियर हो गई आपके टेम्परेचर डिफरेंस वाली। दूसरा जो हीट फ्लो है वो और किस पे डिपेंड करेगी, देखो ये एक तो हो गई हमारी एरिया पे और एक हो गई हमारी टेम्परेचर डिफरेंस पे, ठीक है। और किस पे डिपेंड करेगी बताओ। अब अगर हम यहाँ पर कहें टाइम की बात लें हम, ठीक है, कि मान लो हीट फ्लो कर रही है और किसी में आपको टाइम मिला 10 सेकंड का, और मान लो ये 100 डिग्री वाला ही है 0 डिग्री, एक में 10 सेकंड का टाइम मिला और फिर एक में आपको 50 सेकंड का टाइम मिला, तो किस में ज़्यादा हीट जाएगी, 50 सेकंड वाले में। ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा मिल गया ना, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम टी के भी होगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा एरिया, एरिया पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, और टाइम पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली है ये सब, ठीक है। अब देखो ज़रा, अगर हम बात करें लेंथ की या ये थिकनेस की, यहाँ से यहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा होगी तो बताओ क्या होगा, देर में जाएगी हीट, कम होगी तो जल्दी चली जाएगी, ज़्यादा चली जाएगी। इस तरीके से कह सकते हो। जैसे एक रोड का एग्जांपल लो, एक रोड में इतना है डिस्टेंस, ये हॉट है इसका और ये कोल्ड है मान लो, ठीक है। और एक में इतना है, ये लेंथ हो गई इसकी, या थिक मतलब यहाँ तो लेंथ ही कहेंगे हम इसको। तो बताओ किस में होगी ज़्यादा हीट, इसमें जाएगी, जिसमें कम लेंथ ज़्यादा हीट चल जाएगी इस एंड तक। ज़्यादा लेंथ होगी तो देख लो डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो यानी कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर मैं इसको इन्वर्स प्रोपोर्शनल कहूँगा, यहाँ एक्स लिया है हमने ये। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से अगर हम बनाएं इसमें फॉर्मूला इसका, तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, A के है, फिर T1 माइनस T2 के है, और फिर T के है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये X आ जाएगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाएंगे हम, तो एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा K, और ये सब एज इट इज़ लिख देंगे T1 माइनस में T2 इंटू में T अपॉन में X। तो ये आ गया हमारे पास किसका फॉर्मूला, थर्मल कंडक्टिविटी का। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ों पर डिपेंड कर रहा था, एरिया पे, टेम्परेचर डिफरेंस पे, टी पर, टाइम पे मतलब, और इसकी लेंथ पर, ठीक है। साथ में अब के पर भी डिपेंड करेगा। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और इसकी जो वैल्यू डिपेंड करती है वो किस पे करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब इसको कैसे समझ सकते हो आप, देखो एक मान लो आपके पास कोई मान लो ये कॉपर की रोड है एक, ठीक है, और इतनी ही मान लो इतने ही हम क्या कहें इसका, जैसे K है ना हमारा, तो ये K जो होगा ना अलग अलग के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। जैसे अगर हम बात करें सिल्वर के लिए, तो ये K जो है सिल्वर के लिए जो होता है ना आपका, वो होता है 406। और अगर हम बात करें कॉपर के लिए तो ये होता है 385, और एल्युमिनियम के लिए अगर हम बात करें तो ये होता है आपका 205। तो यहाँ से आप एग्जांपल समझ सकते हो कि जैसे मान लो एक रोड है आपके पास कॉपर की, और उतने ही क्रॉस सेक्शन एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस सब कुछ यही है, एरिया भी मान लो इसका सेम है दोनों का, इसका भी A इसका भी A, और इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है मान लो T है, इसका भी T है, टाइम भी T ही लग रहा है इनमें हीट पे जाने के लिए, और लेंथ भी इनकी X ही है, ऐसे आप समझ लो, ठीक है। तो इन दोनों में सब कुछ सेम है, तो फिर क्या चीज़ इनको डिफर करेगी कि हीट फ्लो कैसा होगा इनमें, उसका मटेरियल, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट, ये जो K है,
ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पर, ठीक है ना। तो अगर ये हमारी कॉपर की है और ये वाली एल्युमिनियम की है तो ऑब्वियस ही बात है, अब सारी चीज़ें ये वाली तो सेम हो गई दोनों में, सिर्फ ये के अलग होगा, के कॉपर का इतना है और एल्युमिनियम का इतना है, तो के इसका ज़्यादा है, जिसका के ज़्यादा उसमें हीट ज़्यादा फ्लो करेगी, तो ऑब्वियस ही बात है, तो हीट इसमें ज़्यादा फ्लो करेगी कॉपर में एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम। तो ये के इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा। तो हम यहाँ डायरेक्टिव पोर्शन जो लिख रहे थे, तो यहाँ मैं ये भी लिख सकता हूँ कि क्यू जो है डायरेक्टिव पोर्शन है किस पर, नेचर ऑफ द मटेरियल पर भी है। क्लियर है, बताओ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, यानी कि ये के पे भी डिपेंड करेगा। क्लियर है। तो ये जो ऊपर हमने लिख रखा था, यहाँ यही लिख रखा था कि इट इज फाउंड दैट द अमाउंट ऑफ हीट क्यू दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड फेज ड्यूरिंग द स्टेडी स्टेट इज, इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया और यहाँ से हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है इसके भी हमें पता चला। अब इससे हम और चीज़ें भी सीख सकते हैं। के की वैल्यू डिफर जैसे हमने कहा, ठीक है। तो जैसे वुड होता है, वुड के लिए जो के होता है ना बहुत ही कम होता है, ये मतलब अप्रोक्सीमेट अगर हम बताएं वैल्यू 0.12 होता है। कितना होता है, 0.12। और एयर के लिए भी होता है के, तो एयर के लिए और कम होता है, ये होता है 0.024। तो देखो इसका मेरे को समझाने का क्या मतलब है, यहाँ पर वुड का के इतना है, एयर का इतना है। पहले वुड का समझो। देखो एक डोर पे जो हैंडल होता है ना, ठीक है, वो मान लो किसका है, एल्युमिनियम का है, ठीक। तो वो एल्युमिनियम का जो आपका क्या बोलते हैं हम उसको, एल्युमिनियम का जो हैंडल है वो आपको गर्मियों का अगर एग्जांपल लें हम, तो गर्म ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा ज़्यादा, क्योंकि इसका के ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अगर हम वुड की बात करें, ठीक है, सेम हैंडल है, तो ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, के पे डिपेंड कर रहा है। तो के वुड का 0.12 है और एल्युमिनियम का, तो जो हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा वो एल्युमिनियम में होगा। तो एल्युमिनियम में अब वो क्या है, गर्मियों के दिन है, मान लो वो हॉट हो रखा है, तो आपको गर्म लगेगा, हीट ट्रांसफर होगी उसमें से आप में, ठीक है। लेकिन अगर वही हैंडल वुड का है तो आपको वो गर्म नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि उसका के बहुत कम है, तो हीट ट्रांसफर रेट उसका क्या कम ही है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है बात आपको, बताओ, ठीक है। अब यही चीज़ सर्दियों में देख लो, सर्दियों में एल्युमिनियम वाला ठंडा लगेगा ज़्यादा, क्योंकि हीट आपका गर्म है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम के जो हैंडल है, तो आपको वो ठंडा क्यों महसूस हो रहा है, आप में से हीट जा रही है उसमें, तो आपको वो ठंडा लगता है। वुड का नहीं लगता, तभी सर्दियों में वुड का ज़्यादा यूज़ होता है, आपने देखा होगा फॉरेन में। तो वुड क्या है, इंसुलेटिंग का ही काम करता है, ठीक है। तो इससे वुड से भी क्या हो रहा है, वुड को आप जब हाथ लगा रहे हो तो लेकिन हीट इतना ट्रांसफर ज़्यादा नहीं होता वुड में, तो इसलिए क्या है वहाँ पर जो बाहर का ठंडा है वो वुड में नहीं इतनी जा पाती, ठीक है ना, हीट इतनी ट्रांसफ़र नहीं हो पाती वहाँ पर। यही चीज़ हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी जब उसको टच करती है, ठीक है, तो इतनी हीट आपकी उसमें नहीं जाती, तो आपको महसूस ही नहीं होता है, समझ रहे हो, क्योंकि उसमें हीट का ट्रांसफ़र क्या है, कम है। तो आपकी हीट उसमें नहीं गई तो आपको वो ठंडा महसूस नहीं होता। इस तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है। जैसे हम एयर की बात करें अगर, तो आपने देखो कि जो रजाइयाँ होती हैं, ठीक है, जो पुरानी रजाइयाँ होती हैं ना, उनमें जो है ठंड कम, मतलब ठंड ज़्यादा लगती है, और जो नई रजाइयाँ होती हैं उनमें ठंड कम लगती है। क्यों, क्योंकि उनकी जो अंदर की जो रुई होती है ना नई वाली की, ठीक है, वो उसमें पोर्स होते हैं अच्छे खासे, तो उसमें एयर्स होती है। तो एयर जब होती है उसके अंदर, तो एयर का देख लो क्या है, के क्या है, बहुत कम है। तो इसका के कम होने से क्या है, उसका हीट ट्रांसफ़र भी कम है। तो इस वजह से क्या होता है, जब आप रजाई लेते हो ना, तो आपकी जो हीट है ना वो बाहर नहीं जाती, समझ रहे हो, आपकी हीट अंदर ही रहती है उस रजाई में, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र ही नहीं होगा उसके अंदर, समझ रहे, तो आप गर्म महसूस करते हो। और यही पुरानी रजाइयाँ हो जाती हैं, उनमें क्या हो जाता है, एयर कमी हो जाती है एयर की, क्योंकि रजाई बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, वो बहुत ही आप ऐसे कहोगे कि टाइट सी हो जाती है, ठीक है। तो एयर पोर्स इतने होते नहीं है, तो वो हीट फिर आपकी आराम से ट्रांसफ़र हो जाती है बाहर, तो आपको ठंड लगती है उसमें। तो ऐसे आप समझ सकते हो इन चीज़ों को। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, के का यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हम डिफाइन करें के को, तो देखो हम कैसे लिख सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर के को देखें, के के लिए अगर हम देखें कि ए बी अगर हमारा क्या हो जाए, इफ़ ए बी 1 हो जाए, और जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये भी क्या हो जाए, बताओ, 1 हो जाए, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस भी कह लो 1 हो जाए, और जो हमारे पास टाइम है ये भी हम कहते हैं 1 हो जाए, और जो x है ये भी क्या हो जाए, हमारा 1 ही हो जाए। क्या इतनी बात क्लियर है। तो अगर ये सब हम करेंगे तो यहाँ से ये जो q है ये इक्वल टू k आ जाएगा। तो यानी कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट मे बी डिफाइंड एज, यहाँ लिखेंगे हम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया, इस तरीके से लिख सकते हैं, हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट, आगे लिख सकते हैं हम इसमें क्या, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये मैंने इजी बना दिया आपके लिए इसकी डेफिनेशन। देखो इस चीज़ को समझो कैसे, इट मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कैसे हमने बोला इसको, देखो अगर यहाँ आप देखोगे ये Q है
और ये T इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, वैसे आपको बता दूं मैं क्या होता है, हीट करंट होता है, Q/T से हम इसको लिखते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q/T होगा, रेट जहाँ लग गया वहाँ T आ जाता है, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम या हीट पर यूनिट टाइम। जैसे हम करंट को लिखते थे, करंट को कैसे लिखते थे, चार्ज अपॉन में टाइम, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल देते थे, या फिर हम बोलते थे चार्ज पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब क्या, 1 सेकंड के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ भी 1 सेकंड 1 सेकंड, तो ये हमने 1 ही ले लिया T। तो रेट ऑफ फ्लो Q/T वाला हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। पर यूनिट एरिया, एरिया भी 1 ले लिया हमने, पर यूनिट एरिया, एंड पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब ये T1 माइनस T2 भी 1 है, X भी 1 है, तो ये क्या हो गया हमारा यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया। तो जब ये सब है तो हमारा, हम क्या बोल सकते हैं इसको, इट मे बी डिफाइंड एज, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, इट मे बी डिफाइंड की जगह हम क्या लिख दें इसमें, इट इज़ इक्वल टू, क्या लिख दें हम इसको, इट इज़ इक्वल टू। तो यहाँ लिख देते हैं हम इसको, इट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। इस तरीके से लिख सकते हैं कि K क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट, किसके इक्वल है वो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो यहाँ हम T=1 नहीं लिखना है तो ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ये चीज़ें 1 कर दो ताकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की कहानी आपको इजीली समझ में आए, Q/T। तो ये Q/T हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं इसको अगर यहाँ लिख दूँ K में Q/T, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कोई दिक्कत है तो बता दो। अब कई बच्चे सोच होंगे ये K तो ये H के इक्वल हो गया Q/T वाला। देखो ये कंडीशन कब है, जब एरिया 1 है, टेम्परेचर ग्रेडियंट भी पूरा क्या है हमारा 1 है, तब ये K जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के इक्वल आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है, क्लियर है। अब इसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ से K की वैल्यू निकालें। तो देखो जो K की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ से Q इंटू में X अपॉन में A, T1 माइनस में T2 इंटू में T। क्लियर है। देखो ये यहाँ खिंचपिच इसलिए होगी है, ईजी बनाने की कोशिश की है मैंने इसको डेफिनेशन को, ठीक है, क्लियर। तो देखो Q इंटू में X और ये सब आ रहा है, तो इसके जो डायमेंशंस हैं पहले अगर हम वो लिख लें तो ईजी होगा, या पहले यूनिट लिख लेते हैं, यूनिट लिख लेते हैं। देखो SI यूनिट क्या होंगे इसके, देखो Q क्या है, हीट है, जूल, X क्या है हमारा, डिस्टेंस है, मीटर हो गया, एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, टेम्परेचर का डिफरेंस टेम्परेचर ही होगा तो इसको हम केल्विन लिख सकते हैं, और T क्या है यहाँ टाइम, तो ये सेकंड लिख सकते हैं। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जूल पर सेकंड, और 1 मीटर से ये गया, पर मीटर ये वाला m ऊपर जाके -1, और पर केल्विन, ठीक है, पर केल्विन। तो ये हो गई इसके ऐसा यूनिट। अब जूल पर सेकंड को मैं वॉट भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, वॉट भी लिख सकता हूँ। जूल पर सेकंड को अगर आपको याद हो, पावर का भी फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन में टाइम, इसके वॉट होता है यूनिट, और यहाँ पर हीट करंट जो है इसके भी यूनिट वॉट होंगे, क्योंकि ये Q/T होता है, आगे हम इसको क्लियर करेंगे, अभी के लिए इतना समझ लो। Q क्या होगा हमारा जूल, और ये पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड किसको लिख सकता हूँ मैं, वॉट को भी लिख सकता हूँ, क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ वॉट हो गया ये, और ये पर मीटर पर केल्विन, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसका ही CGS यूनिट क्या होगा, जल्दी से बता दो, इसको लिख लो। जूल को हम क्या लिख सकते हैं CGS में, जल्दी से बताओ, कैलोरी, ठीक है, तो कैलोरी हो गया, और सेकंड तो पर सेकंड ही रहेगा, और मीटर हमारा पर सेंटीमीटर हो जाएगा, और केल्विन को मैं डिग्री पर सेल्सियस लिख सकता हूँ। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, सिंपल सी कहानी, ईजी। अब डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। देखो डायमेंशंस भी बहुत ही ईजी हैं इसकी। डायमेंशंस क्या होंगी, देखो ऑफ K क्या होंगी, देखो Q क्या है, हीट है, हीट क्या एक एनर्जी है, एनर्जी के लिए या वर्क कह लो, वर्क के आपको पता ही है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होते हैं, फोर्स के आपको पता है ML_T-2 होते हैं, और डिस्प्लेसमेंट के L, तो ये बन गया ML2T-2। तो लिखेंगे हम ML2T-2, डिस्टेंस है X तो L लिखेंगे, और एरिया के L स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, और टेम्परेचर के क्या लिखेंगे हम, K से ही लिखेंगे, और T टाइम, T को इस तरीके से लिखेंगे। तो इसको हम कर लेंगे सोल्व। देखो एक L से ये L गया, ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है। अब देखो M एज इट इज़, L देखो ये 2 है, ये वाला 1 हो गया, ऊपर जाके -1, तो 2 - 1 1, और T देखो अब T -2 और ये 1 है, तो ऊपर जाके -1, तो T -3 हो गया, और K ऊपर जाके -1। तो ये इस तरीके से हम इसके डायमेंशंस को लिख सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो, सिंपल, बिल्कुल कर लोगे इसको, ठीक है। तो ये थे हमारे पास यूनिट्स एंड डायमेंशंस इसके K के, ठीक है। तो देख लो आपके सामने ये है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि K की वैल्यू पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हमारे पास मटेरियल में सेम डायमेंशंस हो जाएं सारी,
ठीक है ना, और टेम्परेचर भी हमारा जो डिफरेंस है वो सेम है। तो फिर सिर्फ जो है वो जो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि के पर डिपेंड करती है, उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगी। तो उसी से हमें पता चलेगा कहाँ हीट ज़्यादा ट्रांसफर होगी, कहाँ कम होगी। क्लियर है इतनी बात? तो इसीलिए जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि वुड हमें इतनी नहीं पता चलती, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लेकिन हमें जो है कोई मेटल वाली चीज़ है तो वो ज़्यादा पता चलती है क्योंकि उसके के ज़्यादा है और वुड का के कम है, तो वुड में हीट ट्रांसफ़र कम होता है। क्लियर है इतनी बात? बताओ। ईजी है थर्मल कंडक्टिविटी और ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये सब कुछ भी कंडक्शन का ही पार्ट चल रहा है हमारे पास, ठीक है। तो कंडक्शन जो है थोड़ी सी डिटेल में हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हीट करंट, ठीक है, और कुछ एप्लीकेशंस भी थर्मल कंडक्टिविटी की, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी है वुड का, और जैसे एक हैंडल के बारे में बताया, इस तरह की बातें करेंगे उसमें, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है, तो वो देखेंगे। और हीट करंट के साथ हम थर्मल रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे, रिलेट करेंगे उसे नॉर्मल करंट के साथ। क्लियर? ठीक है जी, तो इसको करो इतना, फिर हम करते हैं आगे। ओके जी, थैंक यू।